वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, उसको रिवाइज करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि रिक्वायर्ड रेट वर्सेस एक्सपेक्टेड रेट। रिक्वायर्ड रेट सीएपीएम से निकलता है, एक्सपेक्टेड रेट तो इकोनॉमिक सिचुएशन से निकलता है ना, जो आपका सिक्योरिटी आपको दे सकता है। तो एक्सपेक्टेड रेट कभी भी रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा अगर रहेगा तो ही हम सिक्योरिटी को बाय करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है, हमारा रिक्वायर्ड कम है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है सर? मिनिमम रेट दैट इंड्यूसेस द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट। अगर मिनिमम रेट से ज्यादा रेट मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेट इफ इट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट देन वी बाय द सिक्योरिटी। तो इट इज कॉल्ड एज अंडर वैल्यूड स्टॉक। अगर इसका रिवर्स रहेगा तो हम बोलेंगे ओवर वैल्यूड है और हमने सेल कर देना चाहिए, जैसे कि रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है, एक्सपेक्टेड कम है। एंड लास्टली दोनों अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो स्टॉक है ये करेक्टली वैल्यूड है, इसको होल्ड कर लो। राइट। एक और कंसेप्ट हमने देखा था कि टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी क्या होता है। टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी या तो क्वेश्चन के अनुसार स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है या तो वेरिएंस हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही वेरिएंस बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा तो हमने देखा था कि कैसे दो तरीके में हम रिस्क को डिवाइड करते हैं, एक इज सिस्टमैटिक रिस्क, द अदर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक इज डाइवर्सिफाइबल रिस्क, वी डोंट बॉदर अबाउट इट बिकॉज वी कैन रिड्यूस द रिस्क। बट जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज नाम सुना होगा आपने कभी, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज मतलब ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, तो उनके अंदर एक्चुअली अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं होता है। बट सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो मार्केट से आता है, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसे मेजर करके रख सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम लोग देखना पड़ता है कि मार्केट से क्या रिस्क आ रहा है। तो हमने देखा मार्केट के रिस्क को हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, और अगर हम उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा रिस्क समझ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मार्केट रिस्क into our beta will give you our systematic risk. ओके, अब इस बीटा की जगह बीटा का फॉर्मूला पुट अप करके देख लो क्या होगा। आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर बीटा, जिसको यहां पर गोल करके रखा है हमने। इनटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट जो आगे लिखा था बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट वाला, वो बराबर वहां पर रख दिया तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ मार्केट कैंसिल हो जाता है और आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला बच जाता है बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ सिक्योरिटी इज योर फॉर्मूला फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है बट वेरिएंस है तो कुछ नहीं करने का, जो हमने अभी अभी लॉजिक बोला था उसको स्क्वायर कर देने का। बीटा का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट विल गिव यू सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो टोटल रिस्क में से अगर सिस्टमैटिक माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। करेक्ट। ये सब कंसेप्ट हमने देखे थे लास्ट सेशंस में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस गाइस, वी कैन स्टार्ट। सो अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेंगे, क्या क्या और हमने कवर करना है। तो अल्फा का कंसेप्ट हमने कवर किया था। अल्फा मतलब क्या होता है ये तो हमने म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी देखा था, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन्स अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न जो स्टॉक ने दिया माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न जो सीएपीएम से आता है। तो एक्चुअल रिटर्न जो होता है वो तो एक्सपेक्टेड का फाइनल आउटकम है, समझो। एक्सपेक्टेड मतलब क्या हुआ, जो मिलने के पहले लग रहा था। एक्चुअल मतलब क्या, जो मिल चुका है। तो अगर मिल चुका रिटर्न आपका 22% है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न लेट्स से 18% था, तो आप बोलोगे कि रिक्वायर्ड तो कम से कम 18 था बट स्टॉक ने तो इससे ज्यादा दिया है, इसका मतलब ये स्टॉक खरीदना चाहिए। तो ये होता है बाय सिग्नल, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। अपोजिट रहेगा, बोलेंगे ओवर वैल्यूड स्टॉक, सेल कर दो। अगर दोनों इक्वल है, जेनसेन अल्फा इज जीरो, कब जीरो होगा जेनसेन अल्फा, एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू सीएपीएम रिटर्न, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे स्टॉक इज करेक्टली वैल्यूड, होल्ड द स्टॉक। राइट। तो कल हमने ये देखा था, जेनसेन अल्फा पॉजिटिव बाय, जेनसेन अल्फा नेगेटिव सेल, एंड जेनसेन अल्फा जीरो तो फिर होल्ड, करेक्टली वैल्यूड। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट अस ऑल कम टू क्वेश्चन नंबर 14। आज हम लोग 14th क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए।
रीड कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, आपके स्क्रीन पर है, आपके नोट्स में भी है। Return on JKG Limited's share has the standard deviation of 22%. मतलब रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन में दिया है, एज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट 12%। मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 12% है। The correlation between the market and the stock is 0.7, which is called as beta, sorry, R. R का वैल्यू है। Then compute the beta value, the systematic risk and the unsystematic risk of this share. तो आपको क्या बोला है, कोरिलेशन मतलब आर आपके स्टॉक का और मार्केट का दिया हुआ है, कितना 0.7 दिया हुआ है। बीटा वैल्यू कंप्यूट करने बोला है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालने बोला है, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने बोला है। स्टार्ट करते हैं, आप आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बीटा निकालना है। बीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? बीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में, बीटा का फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए क्या हुआ? R इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर आ गया R इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी J अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट। तो ये जो R था ये मेरे ख्याल से 0.7 दिया हुआ है, इंटू 22 ये आपका स्टैंडर्डेशन है, एंड मार्केट का स्टैंडर्डेशन जो है वो 12 है, करेक्ट। तो जब ऐसा इंटू साइन रहता है तो आपको होल डिवाइडेड बाय लिख दो या इतना मल्टी ये डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं करता। आप 0.7 को भी आप ऐसे डिवाइडेड बाय ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज बीच में साइन प्लस नहीं है, इंटू है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आता है? बीटा का आंसर आता है आपका आई डोंट हैव कैलसी टुडे, आई गेस आई गेट इट। हाँ बोलिए, 1.28, ओके, 1.28 टाइम्स का बीटा आ गया। अब सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा को यूज कर आप निकाल सकते हो ना, बीटा इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट, बीटा इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट, सबसे सिंपल। या तो आप आर इंटू सिक्योरिटी जे का स्टैंडर्डेशन भी ले सकते हो। पहले ये सॉल्व कर लो, बीटा 1.28 है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट 12 है, तो आपका आंसर 1.28 इंटू 12, 1.28 इंटू 12, आर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी जे ऐसे भी लिख सकते हो आप, जिसमें 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज 22, यस, 15.36। तो यहां पर भी आंसर 15.36 आता है क्या? चेक कर लो एक बार, 15.36 ही आंसर आता है क्या? चेक कर लो एक बार। 15.4 आता है क्या? ठीक है, वो राउंड ऑफ डिफरेंस की वजह से आया, बीटा 1.28 वगैरह है ना, शायद उसकी वजह से आया होगा 15.4, कोई बात नहीं। नाउ अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नथिंग बट टोटल रिस्क
minus systematic risk. Will give you unsystematic risk. What is your total risk in a security? 22% उसका स्टैंडर्डाइजेशन माइनस उसका सिस्टमैटिक रिस्क कितना आया 15.36%. Therefore अनसिस्टमैटिक रिस्क का परसेंटेज कितना रहेगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क का परसेंटेज आएगा 6.64. 6.64. यस, वेरी गुड. तो ये 3 बातें निकालने बोली थी हमको और हमने वो तीनों बातें निकाल ली है. कंप्यूटेशन ऑफ बीटा बोला, सिस्टमैटिक रिस्क बोला और अनसिस्टमैटिक रिस्क बोला हमको, राइट? नाउ वी विल कम टू वन टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, तो उसी फॉर्मेट में आता है जैसे हम सॉल्व करेंगे अभी. बस नंबर्स चेंज रहेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं. वो होता है कि एलिमिनेटिंग द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पोर्टफोलियो. मतलब एक सपोज 6 सिक्योरिटीज है, तो ये पूछते हैं 6 सिक्योरिटीज में से कि कौन से सिक्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और कौन से सिक्योरिटी को हम लोग रखना चाहिए. हमने किस सिक्योरिटी को एलिमिनेट कर देना चाहिए, मतलब बेच देना चाहिए, और किसको रखना चाहिए. कोई भी सिक्योरिटी को जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो याद रखिए, या तो उसका रिस्क सेम होना चाहिए या तो उसका रिटर्न. अगर मान लीजिए 2 सिक्योरिटी आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों का रिस्क सेम है, तो किसको सिलेक्ट करोगे? कौन सा डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा? 2 सिक्योरिटी है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों का रिस्क सेम है, आप किसको डोमिनेटिंग पोजीशन में रखोगे? किसको आप ज्यादा वेटेज दोगे और बोलोगे ये बढ़िया है, ये रखना है, इसको नहीं निकालना? हायर रिटर्न्स, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही है. अगर 2 सिक्योरिटीज है जिनके रिटर्न्स सेम है, तो आप किस सिक्योरिटी को डोमिनेंट पोजीशन में रखोगे? किसको बोलोगे आप बढ़िया सिक्योरिटी है? 2 सिक्योरिटीज है, दोनों का रिटर्न सेम है, जिसका रिस्क लेसर है. बिल्कुल सही है. 2 सिक्योरिटी, दोनों का रिटर्न सेम है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे भैया? जिसका रिस्क कम रहेगा उसको ही सिलेक्ट करेंगे ना. यस, उसी बेसिस पर, सिंपल क्राइटेरिया के बेसिस पर, जो आपको ऑलरेडी आता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसी के बेसिस पर हमें अगला क्वेश्चन टैकल करना है. ठीक है, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. Following is the data regarding 6 securities U V W X Y Z. रिटर्न्स हर एक के दिए, रिस्क भी दिया, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन दिया है. विच ऑफ द 3 सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड, मतलब कौन से 3 सिक्योरिटीज सिलेक्ट करना है डोमिनेटिंग पोजीशन में, और कौन से रिजेक्ट कर देना, एलिमिनेट कर देना है. ठीक है. assuming perfect correlation, analyze whether it is preferable to invest 80% in security U and 20% in security W, or to invest 100% in Y. तो ये तो अलग ही कंसेप्ट है. पहले फर्स्ट कंसेप्ट को देख लेते कि कौन से 3 सिक्योरिटी को हमने सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब इन 6 में से कौन से 3 निकालना चाहिए और बचे कौन से 3 सेलेक्ट हो जाएंगे. आप सोचिए कौन से 3 सिक्योरिटी को हमने सिलेक्ट करना चाहिए. तो जरा अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो U है इसका रिटर्न 10 है, इसका भी रिटर्न 10 है V का. तो चलो इसको कंपेयर कर सकते हैं. फिर उसके बाद 2 में से कोई एक एलिमिनेट हो सकता है. फिर आप देखोगे तो इसका भी रिटर्न 10 है, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं. फिर इस U के अंदर 5% का रिस्क है, स्टैंडर्डाइजेशन, और ये X के अंदर भी 5% का ही स्टैंडर्डाइजेशन है. हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एक साथ सिलेक्शन के लिए. करेक्ट. V एंड Z को एलिमिनेट करना पड़ेगा. वेरी गुड. व्हाट अबाउट X? V एंड Z को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज उनका रिस्क ज्यादा है.
जबकि रिटर्न तो 10% ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब बताओ एक्स के हद तक क्या होगा। यू और एक्स को अगर मैं कंपेयर करूं, जिसको मैंने रेड मार्क में किया है, तो दोनों का रिस्क मुझे सेम नजर आ रहा है, बट ऑब्वियसली यू का रिटर्न 10 है और एक्स का रिटर्न 5 है, तो एक्स फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट कितने हो गए? 3। रखे कितने जाएंगे? बचे हुए 3। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन रहते ही है। चलो लिखते, इसको सॉल्व करते अच्छे से। क्वेश्चन 15, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो यहां पर आएगा सिक्योरिटी, यह आएगा रिटर्न, यह आएगा रिस्क, यहां पर हम बोलेंगे डोमिनेंस, और फिर सिक्योरिटी एलिमिनेट कौन सा होगा? सिक्योरिटी एलिमिनेशन। सो यू एंड वी में, फिर यू एंड वी में क्या होगा? देखो रिटर्न्स इक्वल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है रिस्क लोअर होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या बन गया? रिस्क लोअर होना चाहिए। तो डोमिनेंस किसका आएगा? यू का आ जाएगा, क्योंकि रिस्क जो है लोअर यू का रहेगा। आप देख लो क्वेश्चन के डेटा में, रिस्क यू एंड वी में 5% रिस्क है यू का, जबकि 6% है वी का। तो यू इज इन डोमिनेटिंग पोजिशन, सिक्योरिटी एलिमिनेट हो जाएगा वी, सिक्योरिटी एलिमिनेट हो जाएगा वी। अब जैसे u एंड v देखा, वैसे सेम u एंड x देखते हैं। अगर u एंड x देखेंगे तो रिस्क इक्वल है। रिस्क इक्वल कैसे बना सर? 5 एंड 5, जबकि रिटर्न फिर हमें चाहिए हायर, रिटर्न हमें चाहिए फिर हायर। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? रिटर्न होना चाहिए हायर। जैसे रिस्क यहां पर लोअर बोला था, वैसे रिटर्न यहां पर हायर चाहिए अभी। तो रिटर्न हायर किसका मिल रहा है? यू का ही मिल रहा है वापस से 10%। तो फिर एक्स का कितना है सर? ओनली 5% है। तो वाई यू एंड एक्स में क्या हो जाएगा? एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। एंड लास्ट केस में यू एंड जी जेड, यू एंड जेड इन दोनों में वापस से इक्वल हो गया रिस्क, सॉरी रिटर्न इक्वल है, तो रिस्क जो है लोअर सिलेक्ट होगा। रिटर्न इक्वल है तो रिस्क जो है वो लोअर सिलेक्ट होगा। अब लोअर रिस्क किसका है? फिर से यू का है। क्यों रिस्क यू का लोअर है सर? देख लो, आपका जेड का 7 है और इधर जो है ये 5 है, दोनों का रिटर्न 10-10 है। तो ऑब्वियसली कम रिस्क जिसका रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे फिर हम लोग। तो यहां पर आ जाएगा 5, मतलब ये एक्स को, ये क्या बोलते हैं, यू को हमने सिलेक्ट कर दिया और जेड को हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। जेड को हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ इसके बाद क्या करेंगे? हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं इसका कि कौन सा सिक्योरिटी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सिलेक्ट कौन सा होगा बच्चा लोग? सिलेक्ट कौन सा होगा? यू को तो तुमने डोमिनेटिंग पोजीशन में रख दिया, मतलब वो तो सिलेक्टेड ही है। और बचे दो सिक्योरिटीज ना, उनको कंपैरिजन किए बगैर ही उसको सिलेक्शन हो रहा है। कौन से दो सिक्योरिटीज है जिनका कंपैरिजन के बगैर उनका सिलेक्शन हो रहा है? डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। नाउ यू डब्ल्यू एंड वाई में से कौन सा सिलेक्शन होगा वो तो डिपेंड करेगा रिस्क एंड रिटर्न पर।
तो U का रिटर्न है 10, W का है 15 और Y का है 11। तो सर इसका मतलब एक काम करो, W को सिलेक्ट कर लो सर। W का रिस्क भी ज्यादा है 13, Y का रिस्क उससे कम 6, X का रिस्क उससे भी कम 5। तो अब ये तीनों सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं, कंपेरेबल नहीं है, मगर हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न पे प्ले कर रहे हैं गेम। तो अगर आपकी कंपनी एग्रेसिव रहेगी तो आप W को सिलेक्ट कर लो, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न आ जाएगा। बट अगर आपकी कंपनी कंजर्वेटिव है तो आप U को सिलेक्ट कर लो, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। और अगर मॉडरेट चाहिए तो Y को सिलेक्ट कर लो, मॉडरेट रिस्क 6%, मॉडरेट रिटर्न 11%। तो नीचे लिखते हैं the securities to be selected are the securities to be selected are U, W and Y, U, W and Y, full stop. Out of the three securities, comma, the security that ultimately will be selected depends upon इस पर डिपेंड करता है, रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिस्क लेना चाहोगे रिटर्न उतना ज्यादा आएगा, जितना कम रिस्क लेना चाहोगे रिटर्न उतना कम आएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स रिस्क। एटीट्यूड ऑफ कंपनी टुवर्ड्स रिस्क। अगर एग्रेसिव अप्रोच है तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अप्रोच और यहां पर लिख रहा हूं मैं सिक्योरिटी। अगर एग्रेसिव अप्रोच है तो कौन सा सिक्योरिटी, मॉडरेट अप्रोच रहेगा तो कौन सा, और कंजर्वेटिव रहेगा तो कौन सा। रिस्क अप्रोच तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, तीनों लिख दिया हमने यहां पर। बोलिए, एग्रेसिव अप्रोच, कंपनी रिस्क लेना चाहता है, एग्जैक्टली डब्ल्यू सिलेक्ट होगा क्योंकि उसका रिस्क सबसे ज्यादा है, रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। अगर मॉडरेट है तो, अगर मॉडरेट रहेगा तो सिक्योरिटी वाई सिलेक्ट होगा। यस, बिकॉज इसमें रिस्क यू से ज्यादा मगर डब्ल्यू से कम है, और रिटर्न्स भी यू से ज्यादा और डब्ल्यू से कम है। लास्टली आएगा यू, कंजर्वेटिव है तो यू सिलेक्ट कर लो सिक्योरिटी को। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। अब क्वेश्चन के पार्ट 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन का पार्ट 2 जो है वो बोलता है, ये हो गया लिखकर सबका, ओके यस। नाउ पार्ट 2 बोलता है, assuming perfect correlation, analyze whether it is preferable to invest 80% in security U and 20% in security W or to invest 100% in Y। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बोल रहे, 80% इन U बोल रहे, 20% इन W बोल रहे।
उस वक्त ये लोग बोल रहे हैं अज्यूम कर लो परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब आर की वैल्यू 1, बट मैं आर की वैल्यू पॉजिटिव 1 रख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम अज्यूमिंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आर की वैल्यू -1 भी हो सकती है, तब इट इज अज्यूम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इन्होंने बोल दिया परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन दो टाइप के होते हैं, या तो +1 या तो -1। आई एम अज्यूमिंग +1। नाउ इन दिस केस अगर आर की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जैसे आप वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न करके वेटेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालते हो, वैसे सेम वेट इंटू रिस्क मतलब स्टैंडर्डेशन प्लस वेट इंटू रिस्क मतलब स्टैंडर्डेशन करोगे तो आपको पोर्टफोलियो का रिस्क मतलब स्टैंडर्डेशन मिल जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है इस क्वेश्चन में। याद है फॉर्मूला जब डिस्कस किए थे तब बात भी किए थे अपन ने। यस, वेरी गुड, चलो लिखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन है उसका रिस्क और रिटर्न निकालते हैं और फिर उसको दूसरी सिक्योरिटी वाई के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लोग बोलेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेट ऑफ यू इंटू रिटर्न ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू इंटू वेट ऑफ क्या था यू के अलावा डब्ल्यू इंटू रिटर्न ऑफ डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा आपका वेटेड रिटर्न। तो आप वेट कितना ले रहे हो, 0.8 और रिटर्न है 10% प्लस इधर वेट रहेगा 0.2 और इधर का रिटर्न रहेगा 15। तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आता है, इलेवन आता है, 11%। आप पोर्टफोलियो का रिटर्न भी उसी सेम तरीके से निकाल लेंगे बिकॉज आर इज इक्वल टू 1। यहां पर ऊपर लिख दो सिंस आर इज इक्वल टू 1, पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू वेट ऑफ यू इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ यू प्लस वेट ऑफ डब्ल्यू इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ डब्ल्यू। 0.8 इंटू कितना, 5 प्लस 0.2 इंटू 13, ये कितना आता है, 6.6, 6.6 आ रहा है। पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो 6.6 आ रहा है वर्सेस इसकी अगर सिक्योरिटी वाई का डिटेल अगर मैं लिखूं तो सिक्योरिटी वाई का रिटर्न है कितना, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न है 11% और रिस्क है 6%। आप बोलिए पोर्टफोलियो बेटर है यू एंड डब्ल्यू का या सिक्योरिटी वाई बेटर है। 100% इन सिक्योरिटी वाई अगर मैं कर देता हूं तो क्या होता है, तो रिस्क और रिटर्न आपके सामने है। क्या बेटर रहेगा, यस वाई बेटर रहेगा। वाई, वाई इज बेटर, वाई इज बेटर बिकॉज, बोलिए एग्जैक्टली सेम रिटर्न के साथ लेसर रिस्क हो गया। देखो रिटर्न्स दोनों के सेम है, 11%, 11%, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, बट फिर कंपैरिजन के लिए आसान हो गया। तो लोअर रिस्क किसका है उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब वाई को सिलेक्ट करेंगे ना। तो हम लिखेंगे सिंस
portfolio of U and W has same returns as security Y, comma, we will select on the basis of lower risk. We will select on the basis of lower risk. Thus, security Y has lower risk. Hence, it is advisable to invest 100% in security Y. It is advisable to invest 100% in security Y. नोट, एक नोट लिखना है हमको आर के बारे में. Perfect correlation, that is R, is assumed to be positive. Hence, R is equal to positive 1. Hence, R is equal to positive 1. यहां तक का डन है. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछिए इस टाइप के क्वेश्चन में. ग्रेट, बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. और हमने देख लिया ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसे 6 सिक्योरिटीज है. आपको बोल रहे हैं कि विच सिक्योरिटीज शुड बी सिलेक्टेड. तो डोमिनेंस देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन से सिक्योरिटी में क्या कॉमन है, उसके बेसिस पर एलिमिनेशन करना पड़ता है. बचे हुए सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना पड़ता है. उस बचे हुए सिक्योरिटीज में भी ये लोग कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं आपको, कौन सा बेटर है या सिंगल बेटर है. सिमिलर वैरायटी आपको मिल जाएगा आईसीआई के बहुत सारे स्टडी मटेरियल में ऑटोमेटिकली, जैसे कि आरटीपी, एमटीपीएन, आपका आईसीआई का स्टडी मैट, इसमें भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है. मतलब सिमिलर क्वेश्चन उधर भी आया हुआ है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. यस, 1 से 15 में अब सिर्फ 9 बचा था, तो हम 9 सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इट सेज. The risk-free rate of interest is 4%. The market risk premium is 8.6%. The market risk premium is 8.6%. And the beta of security is 1.3. What is the expected return of the security under CAPM? अब देखो वापस से इंटरचेंजेबल वर्ड यूज कर लिया, गलत वर्ड यूज कर लिया. रिक्वायर्ड रिटर्न बोलना चाहिए भैया. खुद ही बोलते एक्सपेक्टेड, खुद ही बोलते रिक्वायर्ड. फिर तो ये लोगों ने एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया है. सीएपीएम रिटर्न कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, रिक्वायर्ड होता है. ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. कोई बात नहीं. क्या आप निकाल सकते हो सीएपीएम का रिटर्न? सॉल्व दिस क्वेश्चन. सीएपीएम का रिटर्न निकाल लो. फर्स्ट पार्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है आपको.
कितना 15.8। अच्छा, कितना लिया आपने आरएफ, बताते जाओ कमेंट सेक्शन में। 4 प्लस बीटा कितना लिया 1.3। आरएफ कितना लिया, आरएम सॉरी आरएम, आरएम कितना लिया, नहीं लिया ना। आरएम माइनस आरएफ कितना लिया, यस रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, वेरी गुड। आर एम माइनस आर एफ कितना लिया फिर 8.6, 8.6 ही दिया क्या, यस 8.6 लिया। तो डायरेक्टली अभी 8.6 को इंटू 1.3 करेंगे और 4 ऐड कर देंगे तो आंसर 15.18 आता है। 8.6 इंटू 1.3 प्लस 4, 15.18 आया सबका ये आंसर। नाउ फर्स्ट पार्ट तो डन है। Now they are saying what would be the expected return if the beta were to double। कुछ नहीं करना है, बीटा वेर टू डबल मतलब बीटा कितना लेना है 1.3 की जगह 2.6 लेना है। सेम सेम सॉल्यूशन हो जाएगा, बीटा वेर टू डबल है तो ये फर्स्ट पार्ट बुला लेंगे इसको हम लोग। अब ये सेकंड पार्ट में अपन बोलेंगे इफ बीटा इज इक्वल टू 2.6 तो ऐसे सिनेरियो में ये बीटा वैल्यू चेंज होगी, ये आंसर भी चेंज हो जाएगा 2.6। सो 8.6 इंटू 2.6 प्लस 4, 26.36%, 26.36% is your answer। 26.36% is your answer। आया क्या, ग्रेट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल था। आई थॉट होमवर्क देने से अच्छा यहीं पे खत्म कर लेंगे, 1 मिनट का तो क्वेश्चन है। नाउ लेट अस कम टू ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एसएमएल और सीएमएल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैपिटल मार्केट लाइन। तो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो यहां पर पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या होता है ये। यहां पर रिटर्न्स है और यहां पर रिस्क, बट कौन सा रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा वैल्यू है, मार्केट रिस्क बोलो उसको, बीटा वैल्यू है, ठीक है। बीटा वैल्यू कुछ भी हो, इतना रिटर्न तो आपको मिलने ही वाला है। बीटा वैल्यू कुछ भी हो, ये रिटर्न तो आपको मिलने ही वाला है और वो कांस्टेंट है, उतना मिलेगा ही मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बीटा। उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, वेरी गुड, आरएफ रिस्क। आरएफ रेट है वो आपका रिस्क फ्री रेट है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिस्क यू गेट दिस रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रिटर्न। बट जितना तुम बीटा वैल्यू बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे आपका रिटर्न भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इस लाइन को हम लोग एस एम एल लाइन बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलते हैं इसे। तो आप ही बोलिए मुझे कि ये क्या बन गया, उस सिक्योरिटी का क्या बन गया ये आरएफ के ऊपर वाला पोर्शन ऑब्वियसली दिखा रहा है रिस्क प्रीमियम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दिखा रहा है आपको उस सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम।
ठीक है, अब मुझे बताएंगे सपोज यहां पर बीटा वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रिटर्न कितने है, बीटा वैल्यू 1 पर ये रिटर्न कितना है, वाई एक्सिस पर रिटर्न है, बीटा वैल्यू 1 अगर रहेगा तो आपके सिक्योरिटी कितना रिटर्न देगा, इफ द बीटा वैल्यू इज 1 द सिक्योरिटी रिटर्न विल बी, बोलिए, सीएपीएम के फॉर्मूले में अगर बीटा वैल्यू 1 डाल देंगे तो आंसर कितना आएगा, सिक्योरिटी का रिटर्न कितना आएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू आरएम आएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू आरएम आएगा, तो यहां पर आ जाता है आरएम। इसके पीछे अगर आपका बीटा वैल्यू रहेगा तो इसे डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं, मतलब आप ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाले स्टॉक हो, और अगर इस रिटर्न इस बीटा वैल्यू 1 के ऊपर के अगर आपके स्टॉक्स रहेंगे तो इसको हम लोग एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं, रिस्क उठाने वाले स्टॉक्स, एग्रेसिव स्टॉक। तो दो टाइप के स्टॉक्स है, एक है डिफेंसिव और एक है एग्रेसिव, डिफेंसिव एंड एग्रेसिव। जितना बीटा वैल्यू बढ़ेगा आपका रिटर्न उतना बढ़ेगा, इसलिए एसएमएल का स्लोप ऐसा आ रहा है। अगर मुझे एक बात बोलिए, ये स्लोप के वर्सेस एक ऐसा डायग्राम है जिसका स्लोप ऐसा है, ये एक ऐसा डायग्राम है जिसका स्लोप ऐसा है, पॉसिबल, यस और नो, कैन द एसएमएल लाइन बी द टू पॉसिबल लाइन विच आई जस्ट ड्रॉ, क्या ये लाइन के जगह नीचे वाला लाइन भी पॉसिबल है, ये लाइन भूल जाओ फिर, क्या नीचे वाला लाइन भी पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, ऊपर वाला लाइन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। ये क्या दिखा रहा है, पर यूनिट ऑफ रिस्क ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट वहां क्या दिख रहा है, पर यूनिट ऑफ रिस्क ज्यादा रिटर्न दिख रहा है, तो स्लोप ऑफ एसएमएल बोलते हैं, स्लोप ऑफ एसएमएल, आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन का स्लोप कैसा है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ एसएमएल। तो हम लिखेंगे, पहले तो मीनिंग लिखते हैं फिर स्लोप ऑफ एसएमएल का लॉजिक लिखते हैं। डायग्राम ड्रॉ किया आपने, ओके, ठीक है, अब नीचे इसका मीनिंग लिखते हैं, नीचे इसका मीनिंग लिखते हैं, एसएमएल शोज लीनियर रिलेशनशिप between expected return and systematic risk, मतलब बीटा, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन expected return and systematic risk of all portfolios, all portfolios मतलब that is efficient as well as inefficient। तो इसमें क्या होता है, आपको लीनियर रिलेशनशिप मिलता है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न और आपके सिस्टमैटिक रिस्क का। वो जो पोर्टफोलियोज आप इधर डाल रहे हो वो एफिशिएंट भी हो सकते हैं, इनएफिशिएंट भी हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, वेल डाइवर्सिफाइड, and what is the meaning of inefficient, not well diversified।
तो जो सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं उसके अंदर आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो होता है, और यहां पे अनसिस्टमैटिक रिस्क प्रेजेंट होता है। SMS shows linear relationship between expected return and systematic risk of all type of portfolios, may it be efficient as well as inefficient. स्लोप ऑफ एसएमएल, वो जो लाइन है उसका स्लोप का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस RF, ये बन गया रिस्क प्रीमियम, डिवाइडेड बाय बीटा, तो ये बन गया पर यूनिट ऑफ बीटा मतलब रिस्क, व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम? पर यूनिट ऑफ बीटा कौन सा रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम? इज गिवन बाय SML लाइन, स्लोप ऑफ SML. Slope of SML indicates per unit of beta what is the risk premium. What is the risk premium? मतलब ये हो गया ना कि SML का बेस जो है वो बीटा वैल्यू है। SML के बेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी का टोटल रिस्क नहीं ले रहे, सिर्फ बीटा वैल्यू ले रहे। तो यहां पर हम लिखेंगे इट मींस SML uses beta factor as a measure of risk. SML uses beta factor as a measure of risk. इसका मतलब भी वो टोटल रिस्क को कंसर्न नहीं करता है, वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसर्न करता है, which means it is concerned with systematic oblique market risk only. It is concerned with systematic, that is market risk only. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को ऐसे लिखा जा सकता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा करना होता है, तो हम बीटा का फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हैं, इंटू बीटा की जगह इंटू R इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ J अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ M, विच इज नथिंग बट बीटा। ये जो गोल है ये कुछ नहीं है, बीटा है, बस बीटा का फॉर्मूला पुटअप करके आपको बता रहे हैं। Similarly, there is one more concept called as SML के जैसा ही CML, कैपिटल मार्केट लाइन। नीचे लिखो कैपिटल मार्केट लाइन कैसे ड्रॉ होता है? कैपिटल मार्केट लाइन में भी यहां पर रिटर्न्स आएंगे और वहां पर रिस्क आएगा एक्स एक्सिस पर, बट वो कौन सा रिस्क होगा? वो होगा टोटल रिस्क। टोटल रिस्क मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। टोटल रिस्क होगा, टोटल रिस्क मतलब क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। जब मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसमें सिस्टमैटिक रिस्क तो आया ही है, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क भी आ गया है। तो सेम डायग्राम होगा, ये आपका RF है,
और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही है, जिसको हम लोग बुलाएंगे CML का लाइन। इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही है जिसको हम लोग बुलाएंगे CML का लाइन। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इधर ड्रॉ कर लो पहले डायग्राम। हो गया ड्रॉ? ओके, इधर भी ऐसा होगा कि स्लोप ऑफ CML आएगा। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ CML? बोलो। स्लोप ऑफ CML का फॉर्मूला इधर क्या होना चाहिए? आर एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न डिवाइड बाय, वेरी गुड, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया मैंने, बीटा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन किया, बिकॉज ये डायग्राम और वो डायग्राम में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब टोटल रिस्क है, और वहां पर सिर्फ बीटा है। तो यहां पर हम लिखेंगे इट द CML शोज CML shows linear relationship between your expected return and total risk मतलब standard deviation, total risk मतलब standard deviation। Here the portfolio are assumed as efficient portfolios. Here the portfolios are assumed as efficient portfolios. एफिशिएंट पोर्टफोलियोज मतलब कौन से? वेल डाइवर्सिफाइड, जिसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है, उन्हीं को यहां पर अज्यूम किया जाता है। स्लोप ऑफ CML एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क मतलब बीटा स्टैंडर्ड, टोटल रिस्क मतलब स्टैंडर्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF into standard deviation of portfolio divided by standard deviation of market. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। मतलब क्योंकि अपन ने यहाँ पर बीटा नहीं लिया, अपन ने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस पकड़ा है, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM, मतलब इंस्टेड ऑफ बीटा, first cancel that beta part, write it on the right side. So RM minus RF into, instead of writing beta we are writing standard deviation, क्योंकि ये CML है, इसका बेस जो होता है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बीटा नहीं होता है। So standard deviation of portfolio divided by standard deviation of market. Now we will say it uses standard deviation as measure of
risk. It uses standard deviation as measure of risk. It means it is concerned with which risk? Total risk, unsystematic risk, or systematic risk? Yes, it is concerned with total risk. It means it is concerned with systematic as well as unsystematic risk, that is total risk into bracket standard deviation. बट आप मुझे क्या बोलो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पोर्टफोलियोज आर अज्यूम्ड टू बी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बोला है. पोर्टफोलियोज आर अज्यूम्ड टू बी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बोला है उन्होंने, बराबर. नीचे लिखेंगे बट सिंस portfolios are assumed to be efficient, that is well diversified, efficient, that is well diversified, it means there is no unsystematic risk. There is no unsystematic risk. इसमें वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आते हैं, इसमें इसका मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क जीरो है. क्वेश्चन 17 पे आते हैं. एक बार ये लिखकर हो गया रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ. सीएमएल एसएमएल के प्रिंसिपल पर. क्वेश्चन नंबर 17. रीड द क्वेश्चन. क्या बोला है क्वेश्चन में? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइन अंडर सीएमएल अंडर एसएमएल. आपके पास रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया है, एंड कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड मार्केट बोला हुआ है. निकाल लो आपका आंसर. आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है दोनों में, सीएमएल में भी और एसएमएल में भी. क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक. स्टार्ट. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. सॉल्व कर लो अच्छे से.
स्क्रीन को ब्लैंक कर रहा हूँ मैं, आप भी सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ ताकि हम लोग डायरेक्टली आंसर चेक कर सके। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर CML एज वेल एज SML। बोलिए, आया आंसर आपका? बताइए कितना आया। SML is 14.85. Okay. And what about CML? $18.29. Okay, 295. चेक करते हैं। ये रहा आपका आंसर। अंडर CML अगर आप देखोगे तो 6 का आपका RF है इन प्लस RM आपका 16 है, -6 करोगे इनटू पोर्टफोलियो का स्टैंडर्डेशन 2.15 और मार्केट का स्टैंडर्डेशन 1.75 है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर CML। आपका CML का आंसर कितना आएगा? 18.29%। जबकि आपका SML अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 16 माइनस 6 इंटू 2.15 डिवाइड बाई 1.75, जितना आंसर आया था पूरा सेम, सिर्फ इस पार्ट के आगे 0.72 है, 0.72 है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये 14.85 आता है। 14.85 आता है। क्या बात है, समझ गए अच्छे से इसका मतलब CML SML। नाउ लेट अस कम टू 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोलता है 21? एक जबरदस्त क्वेश्चन मैंने डाला ये 21st क्वेश्चन अपने नोट्स में। ये नोट्स का क्वेश्चन डालने का लॉजिक है कि बहुत से सिमिलर साउंडिंग कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, पोर्टफोलियो में बोलो या बाकी जगह भी बोलो, तो ये एक मास्टर क्वेश्चन है कि भैया जहां पे कंफ्यूजन होता है तो इसको रेफर कर सकते हैं आप। तो इसको आप LDR मार्क कर सकते हो आप। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इसके कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम में आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कवर किया है मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर कवर किया है रिटर्न, और यहां पर कवर किया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब R,
यहां पर कवर किया है मैंने कोवैरियंस, और यहीं पर एक सिमिलर वर्ड है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वैरियंस, वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी कवर किया है, जिसको हम सीवी बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम सीवी बोलते हैं, वो भी यहां पर कवर किया है। आपको याद होगा सिलेबस में पहले मैंने एक जगह डिस्कस किया है, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दो सिक्योरिटीज है, दोनों के आप स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल निकाल सकते हो, बट रिस्क कंपेयर करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम उसका रिस्क कम, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसका रिस्क ज्यादा, नहीं। रिस्क कंपेरेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, ये अपन ने क्लास में बात किया था, अगर आपको याद होगा तो। रिस्क कंपेयर होता है सीवी से। सीवी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, सिमिलर साउंड करने वाले कॉन्सेप्ट एक साथ रख दिए यहां पर, सीवी बोलते हैं आप इसको। देन कोवैरियंस साथ में कैसे वैरी होते हैं? कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको हम लोग आर बुलाते हैं, फिर ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये आपका रिटर्न है। ठीक है, तो ये सब चीजें निकालनी है आपको, और आपके पास 3 इयर्स है। रिटर्न फ्रॉम ए दे रखा है और रिटर्न फ्रॉम बी दे रखा है। रिटर्न फ्रॉम ए दे रखा है, रिटर्न फ्रॉम बी दे रखा है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन डाला है, क्योंकि सिमिलर साउंड वाले क्वेश्चंस कंफ्यूजन हो जाता है वर्डिंग्स में। चलो 21st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे ईयर, रिटर्न फ्रॉम ए, रिटर्न फ्रॉम बी, जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 3 टोटल। ठीक है, so you have your return from A as कितना? 10 20 30। Return from B as 15 10 20। क्या करना होगा आपको इस केस में? अभी प्रोबेबिलिटी तो नहीं दी है, क्या करोगे आप? प्रोबेबिलिटी तो दी नहीं है, क्या करोगे आप? टोटल लेकर डिवाइड बाय एन करना होगा आपको। टोटल लेकर डिवाइड बाय एन करना होगा। 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60। तो 60 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज कितना आएगा आपका? 20। ये आपका आरे बार हो गया। वैसे सेम 15 प्लस 10 इज 25, 25 प्लस 20 इज 45। 45 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आर बी बार आ जाएगा आपका 15। यहां तक तो समझ गया। आर ए बार आ गया, आर बी बार आ गया। इन्होंने आपको बोला था एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। ईच स्टॉक का अपन ने निकाल लिया, स्टॉक ए का भी निकाल लिया, स्टॉक बी का भी निकाल लिया। अब इन्होंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आर ए माइनस आर ए बार, देन ये पहले, क्योंकि कोवैरियंस भी निकालना है आपको इसलिए ये निकाल रहा हूं मैं।
आर बी माइनस आर बी बार, आर ए माइनस आर ए बार, आर बी माइनस आर बी बार, ये निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं, पहले ये निकाल लो। कोवेरिएंस के लिए ये निकाल रहे हैं हम लोग। सो 10 माइनस 20 is negative 10, then 20 minus 20 is 0, 30 minus 20 is positive 10। इसका टोटल नहीं लेते, कोई फायदा नहीं है इसका लेके, ठीक है। देन आर बी जो है वो 15 है, 15 माइनस 15 इज 0, 10 माइनस 15 इज नेगेटिव 5, 20 माइनस 15 इज पॉजिटिव 5। तो ये आ गया आर बी माइनस आर बी बार। राइट एवरीवन, पूरा कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर को डिवाइड बाय एन करना पड़ता है। तो यहां पर आर ए माइनस आर ए बार, इसको लेंगे स्क्वायर और डिवाइड बाय एन कर लेंगे, क्योंकि अपने पास प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है ना, तो इसलिए डिवाइड बाय एन करना पड़ता है। तो अपने पास आता है 10 माइनस 20 इज नेगेटिव 10, उसको स्क्वायर करेंगे तो 100, उसको स्क्वायर करेंगे तो 100। पहले आप एक काम कर सकते हो, आप इसको डिवाइड बाय एन लिखने से अच्छा आप एक काम करो, सुनो, इसको डिवाइड बाय एन कैंसिल कर दो, बस इतना ही रखो। चलो, इसका टोटल जो आएगा ना उसको बाद में डिवाइड बाय एन कर सकते हैं अपन लोग, वैसे भी रूट में डाल के करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर रख दो इधर। कितना आता है आपका आंसर? 100। सेकेंड केस में 20 माइनस 20 सीधा 0 हो चुका है, बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, 0 आ जाएगा। 30 माइनस 20, वापस से आंसर 10 आया। 30 माइनस 20 इज 10, 10 का स्क्वायर आ गया 100, तो यहां पर आता है 100। जैसे ये आर ए के लिए किया स्क्वायर आपने, वैसे बी के लिए भी कर सकते हैं आप। आर बी माइनस आर बी बार स्क्वायर, सो 15 माइनस 15 इज 0, तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 आ जाएगा। 10 माइनस 15 इज 5, 5 का स्क्वायर 25, और यहां पर भी 25 आएगा क्योंकि डिफरेंस 5 का है। नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 5 और डजेंट मैटर, आप स्क्वायर ही करने वाले हो वैसे भी। आप इसका टोटल जरूर लोगे, क्योंकि हम इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं। तो ये आ गया 200 और ये आ गया 50, आ गया 200 और ये आ गया 50। फिलहाल के लिए रहने दो, एक और कॉलम बनाना था हमको, बट जगह नहीं है यहाँ पर। अगर आपके पास जगह है तो आप बना दो, मैं नीचे बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोवेरिएंस निकालना है, और कोवेरिएंस के लिए मैंने इनफैक्ट ये दो चीजें निकाली है। तो मुझे कोवेरिएंस निकालना है, जिसके लिए मैंने ये दो चीजें निकाली है, ठीक है। तो सबसे लास्ट कॉलम जो आएगा वो आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार करेंगे हम लोग। तो कोवेरिएंस का हमें लॉजिक मिलेगा। तो यहां पर -10 और 0 मल्टीप्लाई कर 0 आ जाएगा। ये भी 0 इंटू -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक लाइन नीचे ले लेते इसको, और ये आ गया 10 इंटू 5 50। तो इन सब का टोटल भी कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार, इसका आंसर आया 50। ये कहां काम में आ रहा है सर, ये क्यों निकाल रहे? कोवेरिएंस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो चलिए लिखते जाएंगे।
आंसर्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ए इज इक्वल टू 20, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम बी इज इक्वल टू 15, तो ये 20%, ये 15%। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए के लिए मुझे बोलना पड़ेगा समेशन आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जो भी आंसर आएगा रूट में। तो इस चीज का आंसर तो रेडी अपने पास, आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर का, आर ए माइनस आर ए बार स्क्वायर का आंसर है 200। तो 200 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको रूट में डालेंगे। सो 200 डिवाइड बाय 3 एंड व्हाट एवर आंसर इज उसको रूट में डालो तो 8.167। क्या ये आंसर आता है आपका 8.167? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए। ऐसे ही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी करना है हमको। So it will be RB माइनस RB बार स्टैंडर्ड ऑफ B के लिए समेशन RB माइनस RB बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर रूट में। तो यहां का आंसर भी रेडी है हमारे पास 50। RB माइनस RB बार स्क्वायर का आंसर है 50। 50 को डिवाइड बाय 3 करना है हमको, और जो भी आंसर आएगा उसको रूट में डालना है। कितना है आपका फाइनल आंसर? यस, 4.08%। स्टैंडर्डेशन भी रिस्क का परसेंटेज ही होता है, परसेंट 4.08%। तो आपने क्या क्या निकाल लिया अभी तक? क्वेश्चन का क्या क्या निकाल लिया आपने अभी तक? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है आपने, स्टैंडर्डेशन निकाला है। अब आप आर भी निकाल सकते हो, आप को वैरिएंस भी निकालोगे और सीवी भी निकालोगे। तो एक काम करते हैं, आर अपन को वैरिएंस की मदद से निकालेंगे। तो आर को होल्ड पे डाल दो और को वैरिएंस पहले निकाल लेते हैं। कोवैरिएंस, अगर आपको वर्ड याद होगा कोवैरिएंस, बिटवीन ए एंड बी कर रहे हैं अपन लोग। तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट समेशन आर माइनस आर बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार। इसका आंसर अपने पास डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है अपने पास। तो इसका आंसर अपने पास रेडी है ऊपर के न्यूमरेटर का, ये वाला पार्ट। समेशन आर माइनस आर बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार रेडी है, 50 का आंसर है। तो हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे। अगर मैं 50 को डिवाइड बाय 3 करता हूं तो आंसर 16.67 आता है। करेक्ट, 16.67। दिस इज योर कोवैरिएंस। ये आपका कोवैरिएंस आ रहा है, सही है क्या दोस्तों? 16.67। अब एक बार कोवैरिएंस आ गया तो आप क्या कर सकते हो, कोवैरिएंस को यूज कर आप आर निकाल सकते हो। कोरिलेशन, कोरिलेशन जिसको अपन लोग आर बोलते हैं इज नथिंग बट कोवैरिएंस ए बी
divided by standard deviation of A into standard deviation of B. So it will be covariance मतलब 16.67 जो अभी निकाला अपन ने, divided by standard deviation of A अपन ने निकाला 8.167 into standard deviation of B अपन ने निकाला 4.08. So what's our answer? Yes, 0.5. कोरिलेशन 0.5. आई होप आपको मीनिंग भी याद है. एक सिक्योरिटी जितने से चेंज होगा दूसरा उससे आधा चेंज होगा, और वो भी पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में. नाउ कमिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इन्होंने पूछा आपको, अपन ने क्या क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया, कोवेरिएंस निकाल लिया, अभी बस सीवी निकालना बाकी है. सीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सीवी निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन वैल्यू मतलब क्या हुआ, आपको दोनों का अलग अलग सीवी निकालना पड़ेगा. एक का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन वैल्यू, दूसरे का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय मीन वैल्यू. मीनिंग क्या बोला था मैंने आपको सीवी का, याद है ना? पर यूनिट ऑफ मीन वैल्यू व्हाट इज द डेविएशन. बहुत सिंपल है. स्टैंडर्ड डिवीजन मेरा कम है और अंबानी का ज्यादा है, इनकम का स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि मेरा मीन वैल्यू कम है इनकम का और उनका मीन वैल्यू ज्यादा है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका रिस्क ज्यादा है. पर यूनिट ऑफ मीन वैल्यू व्हाट इज द डेविएशन. याद है एक्सप्लेनेशन? क्लास में अपने डिस्कस किया था ये सेम एग्जांपल शायद. तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं, फॉर ए अगर मैं करूं कैलकुलेट, तो सबसे पहले इसके अंदर पहले फॉर्मूला ऊपर लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन वैल्यू. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.167 और उसका मीन वैल्यू है 20. दूसरा फॉर बी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.08 और उसका मीन वैल्यू है 15. कितना आंसर आया? 0.41. बिल्कुल सही है फॉर ए. बी के लिए यस 0.272. 0.272 ये बी के लिए आंसर आ गया. पर यूनिट ऑफ मीन वैल्यू दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द डेविएशन. तो ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये मास्टर क्वेश्चन था आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके लिए मास्टर क्वेश्चन था. ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही अलग जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ध्यान से सुनो अभी. स्टैंडर्ड डेविएशन, आई एम गोइंग टू discuss with you the standard deviation for a portfolio having 3 securities. Standard deviation of a portfolio having 3 securities. अब तक जो देखा था वो 2 securities देखा था, अब हम देख रहे हैं 3 securities. Standard deviation of 2 securities याद है, a plus b square. a plus b whole square का फॉर्मूला था वो.
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, वैसे ही सेम हमको क्या करना है, 3 सिक्योरिटीज का आंसर निकालना है, मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है, साथ में मिलकर डिराइव करेंगे, ठीक है। आई विल रिक्वायर योर हेल्प बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब डरना मत, डरावना नहीं है, दिखने में डरावना है, बाकी कुछ नहीं। तो मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सपोज यहां पर मैं लिखता हूं 1 और यहां पर मैं लिखता हूं 1, फिर यहां पर हम लिख देंगे 2 और यहां पर 3, यहां पर हम लिख देंगे 2 और यहां पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो 1 का पोर्टफोलियो अगर रहता है तो हम कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ 1 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू आर ऑफ 1 1 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 1 1 अगर रहता तो अपन लोग ऐसे लिखते। डू यू अग्री? नॉर्मल स्टैंडर्ड के लॉजिक से ही बता रहा हूं मैं आपको। तो इस केस में आप वेट ऑफ 1 का स्क्वायर लेते इंटू वेट ऑफ 1 स्टैंडर्ड ऑफ 1 का स्क्वायर लेते, और आर को आप इग्नोर कर देते बिकॉज आर 1 एंड 1 का आर जो होता है वो तो 1 ही होता है ना। कोरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो 1 विथ 1 क्या होगा, 1 ही होगा ना। समझ में आ रहा है बात को? नाउ ऐसी सेम हम 2 के लिए देखते हैं। सपोज 2 के लिए, तो कैन वी से, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। 2 के लिए अगर मुझे देखना है तो कैन वी से बिल्कुल सेम लॉजिक होगा। 2 एंड 2 इधर आता है, तो बस करना कुछ नहीं है आपको। वेट ऑफ 1 की जगह वेट ऑफ 2 डाल देंगे, आर 1 की जगह 2 डाल देंगे, स्टैंडर्ड 1 की जगह 2 डाल देंगे। तो यहां पर वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू आर 2 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 2 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 2, मतलब ये क्या बन गया, वेट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 2 स्क्वायर। सेम लाइक दिस हम 3 के लिए कर सकते हैं। 3 के लिए अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले आप 2 का लिख दो, 2 के लिए लिख दो, लिखा। मेरे साथ साथ 3 के लिए लिखोगे आप, पहले 2 के लिए लिख दो, यस लिख दिया। 3 के लिए मेरे साथ बनाओ, आपको आता है बनाने, बनाओ मेरे साथ। So what you will say, weight of 3 into weight of 3 into r 3, into standard of 3 into standard of 3. So it will be weight of 3 square into standard of 3 square. Weight of 3 square into standard of 3 square. ये हो गया 3 के सामने। अब आते उधर का 1 और इधर का 2, मतलब इधर ये जगह पर मुझे फिल करना है। अभी ये हो गया आपका, अब ये जगह पर फिल करेंगे अपन। उधर का 1 है और इधर का 2 है, ठीक है। तो पहले उधर का 1 ले लो, वेट ऑफ 1 इंटू इधर का 2 ले लो, वेट ऑफ 2 इंटू आर क्या करोगे 1, 2 इंटू स्टैंडर्ड क्या करोगे 1 इंटू स्टैंडर्ड क्या करोगे 2, करेक्ट। सेम लाइक दिस इधर, उधर का 1 और इधर का 3, उधर का 1 इधर का 3, बना सकते हो आप मेरे साथ, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ, स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है आपको। वेट ऑफ 1 इंटू वेट ऑफ 3 इंटू आर 1, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 3। अब क्या करेंगे, इधर का 2 और उधर का 1 लेंगे, ऊपर का लेफ्ट साइड का 2 और ऊपर का 1 लेंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे वेट ऑफ 2
into weight of 1 into R2 comma 1 into standard deviation of 2 into standard deviation of 1. लास्ट कॉलम इधर का सॉल्व करेंगे. कंफर्टेबल एवरीवन सॉल्विंग? मैट्रिक्स सॉल्व करना कंफर्टेबल लग रहा है आपको? यस, वेरी गुड. नाउ यहां पर इधर का सॉल्व करो मेरे साथ. वेट ऑफ 2 ले लो उधर का लेफ्ट का, वेट ऑफ 3 लोगे इधर ऊपर का, इंटू R2 कॉमा 3 करोगे, इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 2 करोगे, इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 3 करोगे. राइट. अब नीचे का लास्ट, उधर का लेफ्ट का 3 और ऊपर का 1. वेट ऑफ 3 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू R3 कॉमा 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1. नाउ इधर का 3 ऊपर का 2, इट विल बी वेट ऑफ 3 इंटू वेट ऑफ 2 into R3 comma 2 into standardization of 3 into standardization of 2. Done. Now friends, just focus what I am saying कि हमारे पास ये तो है ही 1 2 और 3, ये तो है, बट हमारे पास ये ऐसे पेयर भी दो दो है, मतलब 3 पेयर है टोटल. अच्छे से देखो, ऐसे पेयर भी आपके पास 3 है एग्जैक्टली. तो कैन वी से ये पेयर है, मतलब 2 इंटू दिस है. अपने पास जैसे ये सेम है वैसे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 उधर का इधर का 1 और इधर का 1 लेफ्ट का और ऊपर का 2 दोनों सेम निकले. लेफ्ट का 2 ऊपर का 1 और लेफ्ट का 1 ऊपर का 2 दोनों सेम निकले. वैसे ही सेम लेफ्ट का 3 ऊपर का 1 और ये वाला भी तो सेम है. लेफ्ट का 1 और ऊपर का 3 ये भी तो सेम ही है, देख लो अच्छे से. तो कैन वी से कि भैया ये जो है इज सेम एज दिस. तो ये भी अपने पास एक पेयर है, मतलब 2 बार है. और आपके पास लेफ्ट का 3 ऊपर का 2 और इधर लेफ्ट का 2 और ऊपर का 3 ये भी तो सेम ही है दोनों, ये भी तो सेम है दोनों. डू यू एग्री? तो हमारे पास 3 पेयर्स है और ये 3 चीजें जो बीच में लिखी अपन ने ऐसे डायगोनली, ये 3 चीजें. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या रहेगा? इन सब का समेशन अंडर रूट में होगा. तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस वेट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 स्क्वायर. तो बीच वाली चीजें पहले ले रहा हूं मैं, ये वाली, और लास्ट में ये लूंगा अभी, प्लस वेट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 3 स्क्वायर. यहां तक डन है. बीच वाली 3 चीजें हो गई डायगोनल वाली. अब क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे 2, ये वाला ले लो, दिस 2, दिस 1 इज 2 टाइम्स, इसलिए हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू वेट ऑफ 1 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू R1 कॉमा 2. R2 कॉमा 1 हो या 1 कॉमा 2 हो, एक ही बात है. कोरिलेशन बिटवीन दिस 2 इज दैट 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2. कितनी बार है ये? 2 बार है, इसलिए इसको 2 लिख दिया यहां पर. इसी के जैसे प्लस, तो ये भी तो 2 बार हो गया ना, जो हमने सर्कल करके लिखा हुआ है, ये भी तो 2 बार है. तो हम बोलेंगे प्लस 2 इंटू वेट ऑफ
1 into weight of 3 into R1, 3 into standard deviation of 1 into standard deviation of 3 प्लस ये वाले दो भी तो सेम है, पेयर है, ये भी तो पेयर है हमारे पास, तो हम बोलेंगे प्लस 2 इंटू वेट ऑफ 2 इंटू वेट ऑफ 3 इंटू R2, 3 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 2 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ 3। ये जो भी किया अपन ने, इसको सबको अपन क्या कर रहे हैं, रूट में डाल रहे हैं अभी। तो ये होता है आपका फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 सिक्योरिटीज। हेडिंग दे सकते हो आप, मैट्रिक्स के ऊपर आपको हेडिंग देना होगा तो, या नीचे लिख सकते हो आप पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन consisting of 3 सिक्योरिटीज। ऐसी सेम 4 सिक्योरिटीज के लिए भी बन सकता है, ऐसी सेम 5 सिक्योरिटीज के लिए भी बन सकता है, बट आपको देख रहे हो आप 3 सिक्योरिटीज का कितना बड़ा फॉर्मूला बन गया। तो एग्जाम में 3 सिक्योरिटीज के ऊपर कभी नहीं आया आज तक, तो हमने 3 सिक्योरिटीज तक का कर लिया है। इस तरीके से आपका फॉर्मूला आएगा। दिस वॉज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज टू शो द डेरिवेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेसिस पर आप ट्राई करोगे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क रहेगा। मैं डायरेक्टली आंसर दिखाऊंगा क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दिस होल थिंग। जो ऊपर अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुटअप करना है, क्वेश्चन नंबर 23 का डेटा देखना है, उसके अंदर नंबर रिप्लेस करने हैं और बस डायरेक्टली आंसर निकालना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। डायरेक्टली मैं आपको आंसर दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 23 का, तो प्लीज डू सॉल्व प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 23। एक छोटा सा क्वेश्चन है 19th वन, वो सॉल्व करके एंड कर देते हैं, ठीक है। हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर नोट्स, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। मार्क किया आपने 23 होमवर्क। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है? 23 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? सपोज रिस्कलेस रिटर्न इज 5%, दिस इज योर RF, and the market portfolio's expected return, that is RM, is 11%. This is your RM. Further, assume further that beta coefficient for security J are beta 1 1.3 in relation to market portfolio, beta 2 0.3 in relation to growth rate of GDP, and beta 3 is equal to 0.2 in relation to inflation. मतलब यहां पर एक फैक्टर अफेक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम पोर्टफोलियो नहीं है। देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रॉम फॉर रिटर्न फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। नंबर 1 बीटा ऑफ मार्केट, नंबर 2 बीटा ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, नंबर 3 बीटा ऑफ इन्फ्लेशन। एंड आगे बोला है द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज 8%, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट 8% दिया हुआ है, इन्फ्लेशन इज 3%। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी जे, तो इसको बोलते हैं मल्टी वैरिएंट आपका लॉजिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्योंकि आपका सीएपीएम क्या कर रहा है, सिर्फ मार्केट को दिख रहा है, बट मार्केट के अलावा बाकी फैक्टर्स भी सिक्योरिटी के रिटर्न पे अफेक्ट करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन करता है, जैसे कि जीडीपी करता है। तो उस वक्त मल्टी वैरिएंट मॉडल जब रहता है तब ये लॉजिक यूज किया जाता है। इस वक्त क्या फॉर्मूला होता है, क्या लॉजिक्स होते हैं, देख लो एक बार, फिर सॉल्व करना तो बहुत आसान है। यहां पर हम बोलेंगे रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी जे इज नथिंग बट आपका आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा 1 बोलेंगे अपन लोग, किसके लिए, मार्केट वाला। बीटा 1 जो दिया है वो मार्केट वाला दिया है ना, और उसके लिए हम बोलेंगे
आर एम माइनस आर एफ, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लिखा अपन ने अभी तक। एक बार जस्ट कंफर्म कर लो, बीटा वन वही है क्या? बीटा वन इज 1.3 इन रिलेशन टू मार्केट पोर्टफोलियो, बिल्कुल वही है। इन रिलेशन टू मार्केट पोर्टफोलियो को बीटा वन बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड बीटा कौन सा है? इन रिलेशन टू रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, और लास्ट वाला है इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अपन बोलेंगे B2, तो यहां पर आएगा प्लस, अब आपने RF तो ओरिजिनली ऐड ही कर दिया है, वैसे भी पहले ले लिया है RF आपने। अब बस आपको ये वाला पार्ट जो है, जैसे आपने मार्केट के लिए लिया था वैसे आपको जीडीपी के लिए लेना है, वैसे ही आपको इन्फ्लेशन के लिए लेना है। तो इसीलिए इस लॉजिक में, मल्टीपोरेंट लॉजिक में, यहां पर β2 आएगा और यहां पर आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट आएगा, रिटर्न फ्रॉम जीडीपी या जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस रिस्क फ्री। तो ये आ गया सेकंड वाला पार्ट जीडीपी के एंगल से, ये था मार्केट वाला पार्ट, ये था आपका जीडीपी वाला पार्ट। अब ऐसे ही सेम आपको β3 लेना है। कौन सा है β3? इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, तो रिटर्न फ्रॉम इन्फ्लेशन आएगा माइनस रिस्क फ्री आएगा, और ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये इन्फ्लेशन रिलेटेड रहेगा। आपके सिक्योरिटी के रिटर्न्स तीन फैक्टर से बदल रहे हैं, मार्केट, जीडीपी, इन्फ्लेशन। और जैसे आप RF प्लस वो करते थे मार्केट, वैसे ही RF प्लस मार्केट हुआ, प्लस जीडीपी हुआ, प्लस इन्फ्लेशन हुआ। आई होप आपको मल्टी वेरिएंट मॉडल भी समझ गया है। पोर्टफोलियो बहुत इजी चैप्टर है, बट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत है, इसीलिए क्या करना होता है, फॉर्मूला बुक एवरीडे बेसिस पर अपडेट करना होता है। लिटरली मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक होमवर्क दिया है, वो छोटा 5 मिनट का। रीजन बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूला बुक अपडेट करो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें आपका RF का रेट कितना दिया हुआ है? 19th क्वेश्चन में आपका RF का रेट 5% दिया हुआ है। 5 प्लस आपका β1 कितना दिया हुआ है? 1.3 दिया हुआ है, इंटू रिटर्न फ्रॉम मार्केट कितना है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट RM 11% है, ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 11%, माइनस रिस्क फ्री तो 5 ही लेंगे, प्लस β2 कितना लेंगे? β2 लेंगे इन रिलेशन टू जीडीपी ग्रोथ रेट वाला 0.3, इंटू जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? 8%, माइनस रिस्क फ्री करेंगे 5, प्लस β3 लेंगे, β3 कितना है? 0.2 है, और उसका इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 3% है, जबकि रिस्क फ्री कितना है? 5 है। आप बोलोगे सर 3 - 5 नेगेटिव हो रहा है, इट्स ओके। आपके सिक्योरिटी के रिटर्न्स हर फैक्टर से पॉजिटिव नहीं आ सकते ना, कुछ फैक्टर से नेगेटिव भी आ सकते। तो ये आ गया आपका रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी जे का लॉजिक। आंसर निकालो अभी। 11 - 5 इंटू 1.3, जो भी आया मेमोरी प्लस, 8 - 5 इंटू 0.3, जो भी आया मेमोरी प्लस, 3 - 5 -2 इंटू 0.2, जो भी आया मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करो और उसमें 5 ऐड कर दो, मेमोरी रिकॉल करो उसमें 5 ऐड कर दो। बोलो आपका रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी जे कितना आता है? 13.3%। मेरा शॉर्टकट ऑन कैलसी बहुत इजी है। फर्स्ट मार्केट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, मेमोरी प्लस कर देंगे। ये सेकंड जीडीपी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, मेमोरी प्लस। लास्ट इन्फ्लेशन वाला पार्ट मेमोरी प्लस। जो भी मेमोरी रिकॉल से आंसर आता है उसमें RF ऐड कर देंगे, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला वो। तो आपका आंसर आता है 13.13%। 13.13%। एवरीबॉडी, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। आपको ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ रही है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट्स नए कवर किए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 सिक्योरिटीज, स्लोप ऑफ SML, स्लोप ऑफ CML, व्हाट इज CML, व्हाट इज SML, सब कुछ, ठीक है। तो यहां तक के लिए हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं, और कल मिलेंगे और इससे भी और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। बट आपका 2 चीजें करना है आपको काम। एक आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 23, और दूसरी बात आपको फॉर्मूला बुक अपडेट करना है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस रिमेनिंग डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय।